नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बीपीएससी 66वीं परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का एनालिसिस करेंगे यूआईक्यू का। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है हमारा इतिहास। इतिहास में हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत में क्या क्या पूछा है इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये हो जाएगा कालीबंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इस प्रस्थल की खोज 1953 ईस्वी में प्रतापवेदा बीबीलाल ने की थी। सेकेंड क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म में मूलतः तीन रत्न माने गए, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सच्चा चरित्र। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि वैशेषिक। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से हुई है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कर्णाद थे। वे भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुई थी। प्राचीन काल में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिनकी सूची इस प्रकार है। बौद्ध संगीति सभाएँ क्या है? प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान जो था राजगिरी था, सप्तपर्णी गुफा में। इसके शासक जो थे अजातशत्रु थे, हर्यक वंश। अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकात्यायन। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। इसके शासक कालाशोक और अध्यक्ष जो थे सबकामी थे। तृतीय जो बौद्ध संगति है वो 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके शासक जो थे अशोक थे, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे। मोगलीपुत्र 30। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति। यह जो है चतुर्थ बौद्ध संगति जो है हमारा, यह जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी और स्थान कुंडल वन में। और जो कनिष्क थे इसके शासक थे, और ये जो वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा बलबन। सुल्तान नासिर उद दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। वह गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया और अपनी ताकत के माध्यम से विवादियों को कुचल डाला। साथ ही उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने आने पर घुटनों के बल झुककर अपने सर से जमीन को चूमता था और सुल्तान का सम्मान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारत जो है साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चोल। चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता उसके स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। चोल शासकों के इस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कारी पिट्राडूरा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए,
दीवारों एवं अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्राचीन कारी पिटाडोरा मध्यकालीन स्थापत्य शैली है। इसमें पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थरों तथा रत्नों को जोड़ा जाता है। इस प्राचीन कार्य में अर्धकीमती और कठोर पत्थरों का उपयोग करके एक कलाकृति बनाने का महान शिल्प है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला तथा वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। उसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अकबर के काल में ही चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जो कारखाना कहलाता था। उसने ईरानी कलाकारों को बुला करके आश्रय प्रदान किया। उसके दरबार में अनेक भारतीय कलाकारों को भी आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद हुए इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया। बंगाल के साथ ही बिहार तथा उड़ीसा पर भी इसे लागू किया गया था। बंगाल में जो है दैत्य शासन का अंत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चितामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम में दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जो चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके महासचिव बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें कि इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु ने। बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र का 1860 ईस्वी में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक जो है सशक्त नाट्यकृति ही नहीं, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसमें बंगाल के नील विद्रोह आंदोलन का वर्णन है। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों के द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। 1760 का जो प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह जो है फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। 1760 का प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध जो है वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1909 में जो 9 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 को। ठीक है, इसका निर्माण जो है उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। 1909 में अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया। इसलिए जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। नवंबर 1887 ईस्वी में 18 साल के गांधी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। जनवरी 1828 ईस्वी में उन्होंने भावनगर राज्य के
सामल दास कॉलेज में दाखिला लिया था। उस समय में यह कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली डिग्री देने वाला एकमात्र संस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्या है इसमें, 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने वाले में जीनत महल भी शामिल थी। जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को ललकारा था। उन्होंने कहा था कि यह समय गज़लें गाकर के दिल बहलाने का नहीं है। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां ने दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान सक्रिय भाग लिया था। इसलिए इसमें होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बेगम हजरत महल भी हैं, मौलवी अब्दुल्ला भी हैं, देखिए बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर, बख्त खां, इसलिए इसमें एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें कि सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर दैत्य शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें कि ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। वहीं जीना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। दांडी यात्रा जो है कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक ऐतिहासिक पैदल मार्च निकाला था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को मुट्ठी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा, जिसे कि दांडी मार्च, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्या है, यह सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था जब काकोरी कांड हुआ था। उसमें शामिल होने के कारण उनको फांसी पर लटकाया गया था। 19 दिसंबर 1927 को तब शायरी के शौकीन होने के कारण उन्होंने यह गीत गाया था, लेकिन यह जो लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी ने। अतः इसमें उपयुक्त जो कोई नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। इसमें से जो 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इसके बचाव पक्ष का नेतृत्व जो है भूला भाई देसाई के द्वारा किया गया। कांग्रेस की डिफेंस टीम ने सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय के कई नामी गिरामी कई वकील भूला भाई देसाई, सर दिलीप देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बख्शीसर टेकचंद, कैलाश नाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान जार खान, राय बहादुर बद्री दास,
PS सेन एम रघुनंदन शरण आदि शामिल थे, जो खुद इन सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। तेज बहादुर सप्रू की अस्वस्थता के कारण वकील भूला भाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के तीनों वीरों सिपाहियों की तरफ से वकालत की थी। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। भारत की आज़ादी के 4 दशक पहले साल 1907 ईस्वी में विदेश में पहली बार भारत का झंडा 40 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया और उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बताया। यह भारत के आज के झंडे से अलग आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए एक अनौपचारिक झंडों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? इसका आंसर हो जाएगा BCR दास, देशबंधु। चित्तरंजन दास का बहुचर्चित उपनाम जो है देशबंधु है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी की तरह व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। 1889 तथा 1990 में विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के सभापति के रूप में कार्य किया, जबकि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 26/1/1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और कांग्रेस कार्य समिति के सुझाव पर 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। अब हम लोग भूगोल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए भूगोल में क्या पूछा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा होन्शु द्वीप। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का जो है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि 2,27,960 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का जो है 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? होन्शु द्वीप। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए डेनमार्क का। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है लोगों की भूमि। डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा और आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप, खास तौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि अफ्रीका। विश्व के 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश 54 देश हैं। इसके एशिया में 52 देश, यूरोप में 49 देश तथा उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत जो है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिजोरम। वर्तमान मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासी मूल की है, जो कि राज्य में बसती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 10,91,014 थी। यह जो है देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। निम्न में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा जो क्षेत्र है कर्नाटक में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पुलनेज। पुलनेज जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है, अन्य सभी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन कौन से? चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी।
अन्य सभी कर्नाटक राज्य में स्थित जो है प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। कोडगु, चिक्कमगलूर और हासन कर्नाटक में जो है मुख्य कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा ए, लेह जो जिला है सबसे बड़ा है। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 के लिए भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है और हालांकि कुछ इसका जो है कुछ भाग चीन के अधीन है। अब कच्छ जिला गुजरात 45,652 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। जैसलमेर जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर एवं बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत के किस राज्य में जो है वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक जनसंख्या है। दिए गए विकल्पों में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्यजीव अभयारण्य है। संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल सुरंग, जिसे कि रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्गीय सुरंग है। यह जो है भारत की सबसे लंबी टनल सुरंग है, 9.02 किलोमीटर। इसकी शुरुआत जो है जून 2010 में हुई थी और 3 अक्टूबर 2020 से संचालन शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा जो है राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम राज्य कर्नाटक भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है। लगभग 7,100 मेगावाट की कुल स्थापित और ऊर्जा क्षमता के साथ कर्नाटक जो अन्य राज्यों से आगे है। राजस्थान में देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे यानी पॉलिटी का। तो पॉलिटी में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। अनुच्छेद 324 में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए जो एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष देश के सभी नागरिकों की क्षमता, प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी को पंचायत के अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई पहल की गई और 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। कांग्रेस को दुर्भाग्यवश राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला। फिर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की वीपी सिंह ने पुराने बिल के अवरुद्ध होने के एक साल के भीतर मामूली बदलाव के साथ एक ही बिल पेश किया। वीपी सिंह की सरकार बिलों के पारित होने से पहले ही गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समय 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन विधेयक के द्वारा कानून बन सका।
जिससे कि हम पंचायती राज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो विशिष्ट नहीं है तो हो जाएगा इसका आंसर सी। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास का नहीं जन्म। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन और कार्यान्वयन की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की नियोग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के रूप में दंड का प्रावधान है। यह कानून जो है ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास से संबंधित नहीं है। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में जो है खाद्य प्रबंधन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों की समय पर और कुशल खरीद एवं वितरण के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है राजस्व घाटे से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसके अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं। सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। इसमें खर्च और कमाई के इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है या फिर वह विनिवेश का रास्ता अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अतिरिक्त उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया गया है। बंदरगाहों और सड़क राष्ट्रीय गलियारों नेशनल कॉरिडोर्स को ज़्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। सरकार के अनुसार योजना के पूरा होने पर भारतमाला के तहत राजमार्ग की कुल लंबाई 51,000 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख पिछले कार्य दिवस को 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी करता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखाना प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद और सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना। PM कुसुम योजना का सी घटक ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को फीडर स्तर के सौर तंत्र सोलराइजेशन उपलब्ध कराता है। अब हम लोग सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है सामान्य विज्ञान में। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो इंफ्रारेड विकिरण, ठीक है, इंफ्रारेड विकिरण है।
इंफ्रारेड जो है हीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करती है, जिसे कि थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से वैकल्पिक चिकित्सा में मांसपेशियों को दर्द को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4.70 किलो ओम। सूत्र से समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1Rx और बराबर 1R1 प्लस 1R2 है। तो जो कुल प्रतिरोध है 1/Rx जो है 1/1.403 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R2 को माइनस से निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। अर्धचालकों में क्या होता है? सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है तो ये सहसंयोजी बंध जो है तेजी से टूटने लगते हैं। बंध टूटने से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिससे चालकों में चालकता बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक क्या है? किस पे निर्भर करता है फैराडे का स्थिरांक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक जो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है और भौतिक और रसायन विज्ञान में एक मूल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेशों की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा गया है। फैराडे स्थिरांक जो है माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया। इसका संकेत जो है एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश जो वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का वह इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश की द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। अर्थात प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, जो कि ब्रह्मांड इतना बड़ा और विशाल है कि हम इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं माप सकते। इसलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रक की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो इसका होगा आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी जो है आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश जो एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः इसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वे अविलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तनों में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य व प्रकाश का वेग जो है बदलते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग बराबर जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उस क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला आदमी जिन्होंने चांद पर पैर रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के जो है पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्र सतह पर पहला कदम रख करके इतिहास रचा था। उस दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्लूटोनियम जो यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्लूटोनियम यूक्लाइड के नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। कैसे? तो 242 में से 94 को घटा देंगे तो इससे हमको न्यूट्रॉनों किसकी संख्या मिल जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए 242 में से 94 घटा देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। सबसे जो है ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता जो है शहद की होती है।
द्रव तथा गैस दोनों में श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव की अपेक्षा ज़्यादा श्यान होते हैं। इसकी श्यानता के कारण जो है द्रव की एक परत दूसरी परत पर होकर के आगे बढ़ती है। शहद में बहने का जो गुण है कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। और दूध में जो है प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 युक्त होता है। इसके अलावा इसमें जो होते हैं विटामिन A, D, K और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है, लेकिन विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती या न के बराबर पाई जाती है। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम किसकी कौन से फिल्टर पेपर पे क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस के द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस किट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके जैसी गंध आती है तो इसका तात्पर्य है कि चालक ने शराब पी रखी है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को जो होता है जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है एथिल अल्कोहल में। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का जो पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी इसलिए दूधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या उत्पन्न होती है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा D, 1000 गुना कम हो जाएगी। H प्लस बराबर 10⁻⁻ pH और इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, तो 10 - pH हो जाएगा और इक्वल टू 10⁻⁶ मोल पर लीटर। सेकेंड समीकरण से जब भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, अतः हाइड्रोजन प्लस आयन सांद्रण 1000 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्रिया के द्वारा इसको अलग किया जाता है रेत और नेफ्थलीन को। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के परिवर्तित हो जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही अलग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन का जो आणविक क्षेत्र होता है C6H6 होता है, इसमें 12 सिग्मा तथा 3 जो है पाई बंध निर्मित है। देखिए यहाँ पे कितने इसमें सिग्मा बंध है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें 12 सिग्मा बंध है। पाई बंध की संख्या कितनी है? तो 1 2 3, सिर्फ 3 है। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कितने हैं? तो यूरिया में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH4N2O होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बनिक भी कहा जाता है। यह एक रंगीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। निम्न में से कौन सा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा।
पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। विटामिन को रक्त के थक्के बनाने में प्रभावशाली होता है। वो कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावशाली होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है वसा में विलेय विटामिन है, जो कि मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन है इसमें से महिला सेक्स हार्मोन? तो इसमें से हो जाएगा एस्ट्रोजन। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है। यह जो है हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। महिलाओं की बॉडी में हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो दिल से लेकर के दिमाग तक को कंट्रोल करता है। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट कार्लसन। पार्किंस तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसमें कि व्यक्ति को संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो आयोडीन की कमी के कारण होती है। थायराइड आयोडीन जो है एक पोषक तत्व है, जो कि शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही जो है शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। सांस लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह जो है आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत ही कम होता है तो नींद आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? करवाहट के लिए तो इसका आंसर, जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो अथवा चबाते हैं तो उस वस्तु का जो स्वाद कैसा है, इसका अनुभव हमें तभी होता है जब वस्तु लार के साथ घुलने के बाद जीभ पर फैलती है। कोई वस्तु मीठा या नमकीन है, इसका पता हम जीभ का आगे का भाग बताता है। जीभ के पीछे का भाग जो है कड़वे स्वाद का और किनारे का जो भाग होता है खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक तलना है जड़ नहीं, क्यों? यह जो अदरक जो है जड़ नहीं तलना है, क्योंकि यह जो है खाद्य सामग्री को भंडारित करता है तथा मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इसमें गांठें और पोरियां होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पी। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्न में से जो है सबसे मीठी क्या होती है? तो निम्न में से सबसे मीठी जो है फ्रक्टोज होती है। सबसे जो मीठी शुगर फ्रक्टोज होती है। लगभग सभी फलों, शहद, कई जामुनों और कुछ सब्जियों में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है सामग्री के कारण इन उत्पादनों की नियमित खपत अच्छे पोषण की कोशिकाओं को बढ़ावा देती है और यूरिक एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट गुण है, इसके उत्पादन को भी उत्तेजित करता है। निम्न में से कौन सा जो एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, सेब। कैसे नहीं है? तो इसको भी देखते हैं। तो सेब जो एक सच्चा फल नहीं है, क्योंकि यह जो है अंडाशय से निर्मित नहीं होता है, जबकि अन्य सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल हैं। कौन? खजूर, आलू बुखार और अंगूर, ये जो है सब क्या है? अंडाशय से निर्मित होने वाले फल हैं। जबकि यह जो है सेब जो है अंडाशय से निर्मित नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग सच्चा फल नहीं कहते। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को सत्य फल या वास्तविक फल कहा जाता है, जैसे कि आम। कभी कभी जो है फल का विकास अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के कुछ अन्य भाग से होता है। ऐसे फलों को गलत फल या गौण फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। इसलिए जो फल होती है बहुत ही पौष्टिक होती है। फली जो है लेग्यूम एक प्रकार का पौधा या फल है, जो कि फाबासिए परिवार से संबंधित है। इसमें जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसमें मटर कुल के सभी पौधे शामिल हैं, जैसे कि सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर, उड़द एवं अन्य दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग जो है एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो है फूल की कली है लौंग।
लौंग एक प्रकार का मसाला है जो कि मटेंसी कुल के यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल की कलियां होती है, वही मसाले में उपयोग होने वाली लौंग होती है। नेक्स्ट जो है गणित एवं मानसिक योग्यता है। इसका जो क्वेश्चन है हम लोग एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैराथन लेकर के आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बिहार विशेष के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जो है एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में 1960 के दशक में बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर हुई और आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव से वह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हाजीपुर सीट पर 4 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। कालांतर में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और कई सरकारों में मंत्री बने। 8 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2020। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिहार। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव घोषणा से कुछ दिन पहले 9 राजमार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वीं लोकसभा के लिए। 1996 में पहली बार रघुवंश प्रसाद सिंह जनता दल 1997 से राजद की सीट पर वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। उसी साल उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। वे लोकसभा के लिए 1998 और 99 में निर्वाचित हुए। 2004 से 2009 तक वे केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। ग्रामीण विकास के लिए बहुचर्चित जन कल्याणकारी योजना मनरेगा कार्यक्रम उनकी महान उपलब्धि है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार भी जीत दर्ज की थी। 13 सितंबर 2020 को कोरोना से उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम क्षेत्र में। कोल विद्रोह लगभग 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो है बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह के जो आंदोलन था, कोल विद्रोह का आंदोलन, उसके प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। यह विद्रोह सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला था। बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल ने। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बिहार के किसानों के प्रतिनिधि बन करके लखनऊ गए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा। नील की खेती करने वाले रैयत राजकुमार शुक्ल के
अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आने को तैयार हुए। राजकुमार शुक्ल के साथ बापू 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए और नील की फसल में लागू 3 कठिया खेती के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो थी, कौन होगा इसमें से आंसर? राजगिरी या गिरिवज्र। ठीक है, जो इसमें तो दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिवज्र थी। पुराण के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहदत्त वंश का शासन था। इसी वंश के राजा जरासंध ने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई थी और कालांतर में उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1879 से 1950 भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्न में से कौन सा जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? इसका आंसर ए होगा चंपारण। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में नीलहे किसानों की दुर्दशा को लेकर एक सत्याग्रह हुआ जिससे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे गांधी का प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इसकी सफलता और अपार लोकप्रियता ने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत बना दिया। इस सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। वैसे 1906 में भारत के बाहर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारतीयों के खिलाफ बने कानून के विरोध में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसमें हो जाएगा खेड़ा। विकल्प में जो दिए गए अन्य आंदोलनों के क्रम है खेड़ा किसान टैक्स विद्रोह जो 1918 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 और रोलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में हुआ था। बिहार में जो प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, ई। बागमती, कमला, कोसी और गंडक नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बागमती, कोसी, कमला और गंडक ये सभी क्या होती है? दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। ये नदियाँ जो है गंगा में उत्तर से आकर के मिलती है और बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, दादर और बदुआ। अतः सही उपयुक्त में से नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली जो निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो इसमें हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु, दादर और बदुआ, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हम गलत बोल दिए थे, इसमें हमको लगा कि दक्षिण है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? इसका आंसर है ए, लाइमस्टोन, कैमूर। सही जोड़ा जो है कैमूर। भभुआ में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है जो रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है, जबकि मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर, नवादा जिले में अभ्रक, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्टजाइट, बांका और रोहतास जिलों में सीसा जस्ता पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर।
ये जो है सही नहीं है। भागलपुर जो है शहर सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शेष सभी विकल्पों का मिलान सही है, जैसे कि आयल रिफाइनरी के लिए बरौनी, सीमेंट के लिए बंजारी और फर्टिलाइज़र के लिए भौराही, ये जो सही है। लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है भागलपुर में सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है निम्न जिला में से किस जिला में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में जो है सबसे आम मिट्टी इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र में की गंगेटिक जलोढ़ पिडमोट दलदली मिट्टी है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम हिस्से और तराई मिट्टी में नेपाल की सीमा के साथ बिहार के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर, कोसी मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी मगध जो है गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है। मगध प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल जिले आते हैं, जबकि कोसी प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले आते हैं। अतः इन दोनों ही प्रशासनिक विभाग और संबंधित जिलों से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार में जो है गंगा नदी 12 जिलों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले में प्रवेश करती है, उसके बाद भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा अंत में कटिहार जिले में बिहार राज्य को छोड़ती है और झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति और जिले के विभिन्न जोड़ों में से कौन सा जो जोड़ा है सही नहीं है? तो यह जो है आंसर जो होगा बी होगा इसका, मुंडा जमुई जोड़ा जो है सही नहीं है। तो दिए गए विकल्प में बाकी सब सही है, संथाल बांका, उराव का सुपौल, खरवार का भागलपुर। दिए गए विकल्प में मुंडा जनजाति बिहार के जमुई जिले में नहीं पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। इसकी जो भाषा है मुंडारी है, इसलिए जो है इसका सभी मुंडा का जो भाषा क्या है, मुंडारी। ठीक है, इसलिए तीनों विकल्प का मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में कुल वन क्षेत्र जो है 7305 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 94,163 वर्ग किलोमीटर का यानी कि 7.76% है। इसलिए उपयुक्त में से इसका आंसर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है 7.76%, जो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। निम्न में से जो है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभ्यारण्य इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वर्ष 1932 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी जो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। बिहार में स्थापित अन्य यूरोपीय कंपनी का विवरण। बिहार में यूरोपीय कंपनियाँ, कंपनी का नाम, स्थापना वर्ष, उत्पाद। तो पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध
यह किस चीज़ का उत्पादन करती थी? तो सूती वस्त्र का। डच जो फैक्ट्री थी 1632 ईस्वी में स्थापित हुई, जो कि अनाज, सूर्य और सूती वस्त्र का उत्पादन करती थी। और ब्रिटिश फैक्ट्री जो 1651 में स्थापित होती है और नील सूती वस्त्र का उपयोग करती है। डेन फैक्ट्री जो है 1774 में स्थापित हुई थी और यह सूती वस्त्र का उत्पादन करती है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली किस चीज़ के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इस योजना को पहले केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली CPSMS के रूप में जाना जाता था। यह वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक CGN कंट्रोल के कार्यालय के द्वारा विकसित और कार्यान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि पर निगरानी करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर खर्च की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करना था। FMS ने सभी 28 राज्यों के ट्रेजरी सिस्टम और 2 केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभाओं के साथ इंटरफेस स्थापित किया है। अतः इसका सही उत्तर उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। बिहार को 2016-17 में मक्का और 2017-18 में गेहूं में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों फसलों में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार को 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। ठीक है। बिहार सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ई। सतत जीविका योजना या निरंतर आजीविका योजना का उद्देश्य राज्य में युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। शराब ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में पारंपरिक रूप से लगे अत्यंत निर्धन परिवारों को सशक्त बनाना है और युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। अतः उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा इसमें। नेक्स्ट होगा कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए बिहार के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत बाल कल्याण शामिल नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चय इस प्रकार हैं: आर्थिक बल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार और हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान अवसर बढ़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रीय औसत का 33% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 91,900 से 21 रहा, जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार का जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 33,629 रुपया था। इस प्रकार बिहार का जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद केंद्र के शुद्ध घरेलू उत्पाद की तुलना में लगभग 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग कर की गई थी।
उस समय उड़ीसा भी इस प्रांत का हिस्सा था, जो कि 1936 तक बिहार के साथ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। तिनकठिया खेती बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए अंग्रेज नील बगान मालिकों के द्वारा जबरन प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था, जिसके कारण किसानों की माली हालत बहुत ही दयनीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें कि बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह जनवरी 1940 जनवरी 1961 तक कांग्रेस पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। ठीक है, तो बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन हुआ था। स्वतंत्र पूर्व बिहार में कांग्रेस से हुए कुल अधिवेशन: पटना जो कि 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था, गया में 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था, और रामगढ़ अब झारखंड में 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार स्वतंत्र पूर्व बिहार में कांग्रेस के कुल मुख्यतः 3 अधिवेशन हुए थे, 1912, 1922 और 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण एक प्रसिद्ध समाज सेवक और महान राजनीतिक विचारक थे। उन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 66 बीपीएससी का प्रारंभिक जो पीवाईक्यू था, हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।